ओलंपियन रेसलर नाउ पॉलिटिशियन और हम इस समय जुलाना में है, हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में, जहां से विनेश फोगाट अपनी पॉलिटिकल डेब्यू कर रही है। पहला सवाल मेरा आसान है कि पॉलिटिक्स करना ज़्यादा मुश्किल है या वर्ल्ड चैंपियन को ओलंपिक्स में हराना? जापानीज जो कभी नहीं हारी थी, कौन सा ज़्यादा मुश्किल है? देखो सर, टफ दोनों हैं। स्टार्टिंग हमेशा ज़्यादा टफ रहती है, तो अभी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, लेकिन जब रेसलिंग स्टार्ट किया था तो वो भी उससे भी ज़्यादा टफ था। तो हर क्षेत्र में स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, जैसे यूज तो हो जाएंगे, जैसे लोगों को जानने लग जाएंगे, अपने आसपास का जो एक इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट जब बन जाता है तो मेरे आई थिंक मतलब ठीक रहेगा सब चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी आपको चैलेंज क्या रही है? आप जैसे ही आप राजनीति में आ गई, मैं देख रहा हूँ इस पूरे एरिया में ज़्यादातर पुरुष हैं, आपके पार्टी ऑफिस में ज़्यादातर पुरुष हैं। एक महिला जिन में जुलाना से, जहाँ कभी कोई महिला जीती नहीं है, ये बहुत मुश्किल है या ये एक चैलेंज आपके सामने है? जुलाना में पहली बार किसी महिला को टिकट मिला है, ये एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट लगा लो, महिलाओं के लिए लगा लो। और महिलाएं यहाँ पे नहीं है, ऑफिस में जेंट्स हैं, क्योंकि महिलाएं काम करती है। हमारे हरियाणा में लेडीज़ ज़्यादा काम करती है घर पे, लेकिन जब मैं गाँव के दौरे पे जाती हूँ तो महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुष से, तो वो वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अच्छा लग रहा है, मतलब सारी चीज़ें ना, ये फील्ड नया है, एडजस्ट हो गई है पूरी तरह से? एडजस्ट नहीं हुई हूँ। सबसे डिफ़िकल्ट है लोगों को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, उनके नाम से पहचानना, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और सभी को ये है कि जितना जल्दी हमें पहचान ले, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और इतने लोगों में रहने की आदत नहीं है, सुबह से शाम तक लोगों में रहना, हर तरीके की बातें सुनना, मैनेज करना, तो सीखेंगे, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो मैं अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ, लोगों को भी हम समझाने की कोशिश करें कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमको सब्र रख के और स्लो चलना पड़ेगा। ज़्यादा स्पीड की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो स्लो चलना है, बिल्कुल स्लो चलना है। क्योंकि हम चरखी दादरी में थे, उस एकेडमी में गए थे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। वहाँ लोग कह रहे थे हम चाहते थे कि विनेश हमारे यहाँ से लड़े, अब आप ससुराल से लड़ रही है, तो कहीं वहाँ के लोग कह रहे हैं चरखी दादरी से क्यों नहीं लड़ी, यहाँ जुलाना से कहाँ लड़ गई? देखिए, ये तो पार्टी का ही डिसीजन है अपना। मैंने कहीं से ऐसे नहीं बोला कि मेरे को यहाँ से दो, उनको जहाँ पे ठीक लगा वो उन्होंने किया है। लेकिन एक जन्मभूमि है, एक कर्मभूमि है, तो वह भूल दोनों को नहीं सकती। काम हम पूरे जुलाना क्षेत्र तो हमारी प्रायोरिटी है ही, लेकिन हम पूरे हरियाणा के लिए भी हम काम करने की पूरी अपने एक विज़न रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र तक मैं सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं देश की खिलाड़ी रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हरियाणा या देश में कहीं पे भी लोगों को, चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू हमने इंस्पायर किया है, तो अभी पॉलिटिक्स के थ्रू भी हम इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, एक नई सोच के साथ में। मैं आऊँगा आपका एजेंडा जो हरियाणा के लिए, लेकिन इसके पहले एक बड़ा सवाल उठता है। ये जो निर्णय आपने लिया कि आप राजनीति में आएगी, ये ओलंपिक्स के पहले लिया था या ओलंपिक्स के बाद लिया? ये ओलंपिक्स के बाद ही लिया है सर। ओलंपिक्स के बाद? नहीं, हाँ बिल्कुल, ओलंपिक्स के बाद में। कौन ओलंपिक्स के फाइनल में जाएगा और फिर गोल्ड लेके आएगा और फिर बोलेगा पॉलिटिक्स में जाना है? लेकिन आए हैं, जो सर्कमस्टांसिस बने हैं, लोग मिले हैं, हर पर्सन ने ये डिमांड रख दिया सामने आके कि हमारे बच्चों के लिए आपको आना पड़ेगा। जो आपके साथ हुआ है, जो इतने दिनों तक हम देख रहे हैं, वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, आपको आगे रहना पड़ेगा। आप ऐसे घर में बैठ के अपना रो धो नहीं सकते हो, आपको लड़ना पड़ेगा। तो वो एक लड़ाकू वाली जो मेरे में वो चाहते हैं ना, फाइटर वाली जो सोच, वो जिंदा रखना चाह रहे थे। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि जब आप आई पेरिस से, तो आप क्या जो प्रोसेशन था उसमें दीपेंद्र हुड्डा शामिल थे। जब आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एजिटेशन चलाया था, तब भी कांग्रेसी वहाँ आए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा। तो ये कहा गया कि ये पूरा जो एजिटेशन है वो स्पॉन्सर्ड है, विनेश फोगाट ने पहले से तय किया था मैं कांग्रेस पार्टी या राजनीति में जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल। पहली तो ये बात है, जब हम एजिटेशन पे बैठे थे तो बीजेपी के दो नेताओं ने परमिशन दिया था, तो ये वो बोल नहीं सकते कि कांग्रेस ने किया था। तो इसका मतलब आपकी पार्टी के अंदर ही भी तर्कात है। शुरुआत में जब शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में जो परमिशन हुआ था, बीजेपी के दो नेताओं ने लिया था। कौन थे वो? मैं नाम आपको भी पता है, पूरी पब्लिक जानती है सब चीज़ें। तो और दूसरी बात, कोई भी लड़की, कितने भी आप लेवल तक सोच सकते हो, कोई भी लड़की सड़क पे आके अपने कपड़े फड़वा के, बाल नुचवा के पॉलिटिक्स में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे खिलाड़ी जिनका नाम है, परमात्मा की दया से, आशीर्वाद से 2 मेडल हैं, लोग जानते हैं, हम साफ छवि के साथ में भी, साफ मकसद के साथ भी आ सकते थे, अगर हमारा मकसद था इतना।
आप किसी सच्चाई की लड़ाई को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। महिलाओं के मामले में आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं हुई है। रही दीपेंद्र हुड्डा जी की बात में, वो जो योगेश्वर दत्त जी हैं बीजेपी में है, लेकिन जब वो मेडल जीत के आते थे तब भी वो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते थे। मेरे को तो पहली बार रिसीव करने गए हैं, और अच्छा लगता है जब आप मतलब आप मेडल के साथ में तो बहुत सारे लोग आते हैं। अपॉर्चुनिटी बीजेपी के पास में भी थी, वो पहले पहुंच जाते उनसे, तो मैं उनको भी मना नहीं करती कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। अच्छा, तो बीजेपी के भी नेता अगर एयरपोर्ट पे आते हैं, आपका स्वागत करते, तो आप उनको वो मेरे को एक क्षेत्र तक सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई की लड़ाई है, उसको जितना छोटा करोगे, जितना सीमित करते जाओगे, तो वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया, ना फ़ोन किया, क्या मेरा नंबर नहीं था, क्या वो मेरे को जानते नहीं थे। अगर आप सच्चाई में, अगर आपको, आप ये नैरेटिव तोड़ भी सकते थे। जी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब आपने पहले ये एजिटेशन शुरू किया था, पहली बार तो आपने कहा था हमें कोई नेता नहीं चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पर। मुझे याद है बृंदा कराट वगैरह जो आई थी, आपने कहा नहीं नहीं हम, आप मत आइए, ये केवल पहलवानों का एजिटेशन है, कुश्ती का एजिटेशन है, इसमें कोई नेता नहीं चाहिए। अब आप राजनीति में आ गए, देखिए 1.5 साल में कैसा फर्क पड़ गया, इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं। मेरी तो ज़िंदगी 1 महीने में ही पूरा 360 डिग्री यू टर्न ले लिया है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दुख जब हमें हुआ था, जब विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है हमारे, वो एक पार्टी से जुड़े हुए थे, जब उनको हमने मंच से उतारा ना, हमें पता है क्या फीलिंग था, क्योंकि वो खिलाड़ी होने के नाते वहाँ पे थे, और उनको भी ना बोलना हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमें पता था ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी। हमारे देश में हमेशा ऐसे होता आया है, किसी ने सच्चाई की आवाज़ उठाई है, उसको सेट कर दो किसी एक समाज से, किसी धर्म से, कभी मुस्लिम बोल देंगे, कभी देशद्रोही बोल देंगे आपको, कभी एक जाट कम्युनिटी से जोड़ के देखेंगे। आपको मानना पड़ेगा, ये आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपके सांसद ने गलत किया है, आपको आज नहीं तो आपको कल मानना ही मानना पड़ेगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने गलती की है, ये आप मानते हैं, इस बात पे आप अड़ी रही हैं, ये आपको कोई रिग्रेट नहीं है जो आपने किया पिछले साल? नहीं, रिग्रेट किस चीज़ का होगा? अगर हम देश की किसी बेटी को, बहन को अगर ऐसे दरिंदों से अगर बचाना चाहते हैं तो उसमें रिग्रेट नहीं, प्राउड है हमें, तो हमने लड़ाई लड़ी, और प्राउड इस बात पे है। पहले हम डरते थे कि क्योंकि हम जिस हरियाणा से आते हैं, हमारे लिए खून खराबा हो जाता है, बहन बेटी की बात के ऊपर भी, गाली के ऊपर भी खून खराबा हो जाता है, और वहाँ पे हमारे समाज का इतना सपोर्ट निकल के आना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं अभी लड़कियाँ डरने लगी है, मैं नहीं मानती कि लड़कियाँ डरने लगी। अभी माँ बाप जो होना इतने केयरफुल हो गए हैं, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपकी बेटी, आपके बेटे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ में है, क्योंकि माहौल बिल्कुल डिफरेंट है आज का। और लेकिन आपने कुछ बड़ी बातें कही, इससे एक बात जुड़ जाती है, आपके जो विरोधी खास करके बीजेपी या बृजभूषण शरण सिंह कहेंगे अब विनेश फोगाट देश की बेटी नहीं है, कांग्रेस की बेटी है, और इस वजह से आपका जो आंदोलन था वो थोड़ा कमज़ोर होगा। साक्षी मलिक शामिल नहीं हुई है, उनको भी न्योता था राजनीति में आया, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आना चाहती। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है जो आपका निर्णय है उससे आपका आंदोलन जो था, जो आपने महिलाओं के लिए उठाया था, वो कमज़ोर हो गया? नहीं, बिल्कुल, देखो इसमें कमज़ोर नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ को कमज़ोर नहीं मानती हूँ। अगर आपने सड़क पे लड़ाई लड़के देखी, क्या मिला आपको? आपकी बेइज्जती के, अपमान के, कपड़े फाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ओलंपिक्स तक मैंने जाके देख लिया, मिला क्या इंसाफ? नहीं मिला ना। कहाँ मिलेगा इंसाफ? ये मजबूरियाँ हैं, आपको मानना पड़ेगा। ये हर लड़की की कोई भी लड़की कभी भी कोई ज़िंदगी में ऐसे कदम उठाती है जिसको लोग अचंभित होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो ये पॉलिटिकल है, या मुझे नहीं पता समाज का है, स्ट्रॉन्ग महिलाओं को पसंद नहीं करता है, जो अपने लिए आवाज़ उठाती है या अपने सामाजिक ताने बाने के लिए आवाज़ उठाती है। उनको ऐसे लगता है ये कैसे कर सकते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, उस टाइम पे उसके बाद में जब एजिटेशन दोबारा हम बैठे हैं 4 महीने खून के आंसू रो के, हमने बीजेपी पार्टी को हमने पूरा मौका दिया कि आप अपने सांसद के खिलाफ में एक्शन लो। जब कुछ भी एक्शन लिया, उनके साथ में पूरी पार्टी बैठ गई हमें झूठा साबित करने के लिए। दोबारा से जब हम बैठे तो सिर्फ कांग्रेस नहीं आई थी वहाँ पे। जब हम गंगा में मेडल माने गए थे, ममता दीदी का फ़ोन आया था हमारे पास में। ममता जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो बेगिंग कर रही थी हमारे सामने कि बेटा मेडल मत पाओ। वो भी अलग पार्टी से, वो कांग्रेस से नहीं थे। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, वो हमारे एजिटेशन में आए थे। कितने बड़े पॉलिटिशियन थे, हर जगह से लोग आए थे। तो आप एक जगह पे सेट नहीं कर सकते उस चीज़ को कि ये प्री प्लान था। कभी आप बोलोगे मुस्लिम है इसलिए बोल रहे हैं, कभी आप बोलोगे ये पाकिस्तान से आए इसलिए बोल रहे हैं, कभी बोलोगे खालिस्तानी है। ये नहीं चलेगा ऐसे। आपको शुद्ध राजनीति करो, आपको करनी है मुद्दों पे करो। आप मुझे कह रही हैं कांग्रेस या आप बीजेपी में भी आपने कांग्रेस को क्यों चुनी, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी तो सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ हरियाणा में भी है, केंद्र में है, आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, उन्होंने आपका वेलकम
वेलकम किया था जब आपको कभी मेडल्स मिले थे, बजरंग जी को भी जब ओलंपिक मेडल मिले थे उनको घर पे बुलाया था, तो आप बीजेपी क्यों नहीं चलेगी, कांग्रेस क्यों चलेगी? मेरे कभी किसी पार्टी के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं थे, मैं किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को ना जानती थी, ना कॉन्टैक्ट नंबर था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, 1.5 साल पहले तक कुछ नहीं था? एजुकेशन में आने तक मेरे पास सिंगल किसी पॉलिटिशियन का नंबर नहीं था। मेरे पास फर्स्ट टाइम जब कॉल आया था दीपेंद्र भाई साहब का, टोक्यो में जैसे मैं आई थी ना, मेडल नहीं आया था, उसके बाद उनका कॉल आया था, आधे घंटे तक उन्होंने मेरे से बात की थी, हर तरीके से मतलब आश्वासन दिया था। तब मैं पहली बार किसी पॉलिटिशियन से इतना करीबली में बात करी थी, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और जो पार्टी आपका सच्चाई के रास्ते में आपको बोले कि आप झूठे हो, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, एक ऐसे गंदे आदमी के खिलाफ में साथ में बैठ जाए, उस पार्टी में जाने का कैसे सोच सकते हो? आपके परिवार से ही लगा लो। अगर कोई आपको हर तरीके से बरगलाने की कोशिश करेगा, झूठा साबित करने की कोशिश करेगा, आप उस फैमिली मेम्बर को पसंद नहीं करते हो। तो प्रधानमंत्री किसी ने कभी आपको फ़ोन नहीं किया इतने साल, जब आपको पेरिस में भी ओलंपिक में मेडल नहीं मिला, लास्ट मिनट पर हम सब इंतज़ार कर रहे थे गोल्ड का, जब नहीं मिला किसी ने आपको फ़ोन किया, प्रधानमंत्री ने, कोई बड़े स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने या किसी ने? मैं नाम नहीं लूँगी किसी का अभी भी। मेडल आते हैं तो सब फ़ोटो खिंचवाते हैं, सब फ़ोन करते हैं। जो मेरा फाइनल में पहुंच गई थी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया तब तक। उसके बाद आया, कहीं से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, लेकिन मैं अपनी भावनाओं के साथ में ऐसे पब्लिकली मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। अगर आप में सच में संवेदनाएं हैं तो आप सोशल मीडिया पे प्रचार करने की बजाय अगर आप साइलेंटली अगर एक फ़ोन करके बोलते कि बेटा हम आपके साथ में हैं, मेरे लिए वो इनफ था। क्योंकि हमने एक फ़ोटो देखा था आपका और पीटी उषा का, और आप बड़ी हॉस्पिटल के एक बेड में हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या आप में बीत रही होगी, लेकिन पीटी उषा सरकार की एक तरह से नुमाइंदगी कर रही थी। क्या किसी ने आपको उन 24 घंटों में और उसके बाद भी जब आपका मेडल नहीं मिला, आपको डिस्क्वालीफाई किया, किसी ने आपको नहीं फ़ोन किया सरकार से कि बेटी हम आपके साथ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पीटी उषा मैम की जो बात है, बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते आए हैं, उड़न परी के नाम से बचपन से सुनते आए हैं, कोई ऐसी, और मेरे को नहीं लगता पूरे देश में कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा पीटी उषा मैम को। लेकिन जो एजुटेशन हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, आज तक पता है आपको रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। अगर आप खिलाड़ियों के हित में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप एक पार्टी के उसमें अगर आप बन गए हो, वो उनको राज्यसभा भेजा गया है, तो वो भी अपने सांसद को बचाने के लिए पार्टी के प्रोटेक्शन में खड़ी हो गई हैं, अपने दायित्व को भूल के। तो आप निराश है कि पीटी उषा ने भी उस तरह के आपको बैक नहीं किया, मैरी कॉम ने नहीं बैक किया जिस तरह से होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक खिलाड़ी होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज़ को साइड में रख के आप एक खिलाड़ी के साथ में खड़े हो। और जब मैं हॉस्पिटल बेड पे थी, मैं आधे होश में थी, आधे होश में नहीं थी। मेरे को ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे थे ताकि मेरा जल्दी से रिकवरी हो और मैं थोड़ा सा कॉन्शियस में हूँ। लेकिन बिना इजाज़त के फ़ोटो ले रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बोल रहे हैं कि ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और गलती किसकी थी जब ये कहा जाता है डिस्क्वालीफाई? कुछ लोग कहते हैं ये विनेश फोगाट की गलती थी, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। आप किसी सिस्टम को नहीं ब्लेम कर सकते, आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पूरे ओलंपिक एसोसिएशन ने आपको, सरकार ने बहुत प्रोत्साहन दिया था, बहुत सब फैसिलिटीज क्या फैसिलिटीज़ दिया था? मैं पूछना चाहती हूँ किसी से भी, कोच किसने दिया था? सरकार ने कुछ नहीं दे रखा था। जो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप, फाइनेंस किसने दिया? स्पॉन्सरशिप सरकार का नहीं है, सब प्राइवेट। ओजीक्यू जो स्पॉन्सरशिप है, उन्होंने कोच दिया था, उन्होंने फिजियो दिया था, वो पे कर रहे थे। कौन ऐसे झूठे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं सपोर्ट मिला। कितना दिया था? उन्होंने बोला कि 70 लाख हमने दिया है 4 साल के पीरियड में। मैं देती हूँ आपको 1 करोड़ रुपए, आप 3 साल में ओलंपिक गोल्ड लेके आओ। चलो, मैं चैलेंज करती हूँ। जो हमारे खेल मंत्री जी, उन्होंने जाके संसद में बोला कि हमने इतना लाख रुपए खर्च कर दिया। आपके हर दिन का खर्चा होता है इतना, तो जितना खिलाड़ियों को आपने 3 साल में किया, और वो भी झूठा होगा। मेरे को नहीं पता वो सच्चा है झूठा है, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे को उसका वो नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर ने आपको एक तरह से प्रोत्साहन दिया था, नॉट बाय द गवर्नमेंट। अगर आप वहां तक पहुंच पाई, वो प्राइवेट इनिशिएटिव की वजह से, देखिए, और आपके खुद की मेहनत से। मैं अपना नहीं बोल सकते अकेले। अगर हमारे देश में आज भी खेल बाकी है, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ज़्यादा क्रेडिट लेने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि प्राइवेट स्पॉन्सर जो हैं, जब मैं धरने पे बैठी थी तब भी वो साथ में थे। जब मेरा ऑपरेशन हो गया, क्या मदद की मेरे को कोई बताने वाला गवर्नमेंट ने? एक बार भी पूछा कहाँ ऑपरेशन हुआ है, क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए है? एक बार हमने एक इक्विपमेंट्स था, उसको गेम रेडी बोलते हैं, उसके लिए मैंने किया तो वो ऐसे ना नुकुर करने लगे। अगले दिन जब मैंने मीडिया में बोला कि गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया इस टाइम में, तभी फ़ोन आके बोले कि हाँ हम दे देंगे। ये तो हालत है हमारी।
मैं अब चुनाव पे आता हूँ। हाँ जी। जुलाना जो है वो एक ऐसी जगह है जहां कांग्रेस 15 साल से जीती नहीं है। INLD जेजेपी जीते, आसान कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। उस जापानी रेसलर को भी हराना आसान नहीं था। लेकिन क्या कहीं ना कहीं क्या आप मानती है ये बड़ी टक्कर है जुलाना में? सबसे क्या आप कॉन्फिडेंट हैं आप जीत सकती हैं? देखो, मैं ना ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, ना मैं बिल्कुल डल बैठी हूँ कि मैं जीत नहीं सकती। हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हर दिन 24 आवर्स हमें क्या करना है उसके ऊपर फोकस है। अगर आसान होता तो विनेश को नहीं चुनते, कोई और आता। आसान नहीं है, इसलिए पार्टी ने विनेश को चुना है। और मैं पूरी दायित्व से, पूरी जिम्मेदारी से इस अपने विधानसभा में काम कर रही हूँ। और मुझे अपने काम पे भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। अगर मैंने दिल जान से मेहनत की तो हम निकल जाएंगे किसी भी बाधा से। और अगर आप जीत जाएं, मंत्री बने, MLA बने, क्या है आपका कोई सपना है हरियाणा के लिए जिसकी वजह से आप राजनीति में आई हैं? सबसे पहला तो मेरा जो सपना है कि कोई भी जो हमारे खिलाड़ी हैं जो ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं, छोटे लेवल से लेकर ओलंपिक लेवल तक होते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उनको कम से कम ये विश्वास रहे कि रात को, आधी रात को भी कॉल करे, कोई हमारे लिए खड़ा है सुनने को और कोई हमारे लिए लड़ सकता है। ये मेरा फर्स्ट एक सपना है, ये विज़न है या एक भावना है। और मैं चाहती हूँ हर खिलाड़ी उस चीज़ पे विश्वास करे। इसलिए इस चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं थी। ये मजबूरियाँ हैं जो लेके आती हैं कई बार। दूसरी बात, खिलाड़ियों के सपोर्ट से लेके ग्राउंड लेवल तक जो सपोर्ट होता है वो बिल्कुल नहीं है। कई बार पैसा अकेला सपोर्ट नहीं होता है, मोरली भी आपको करना पड़ता है, आपको इमोशनली भी सपोर्ट देना होता है खिलाड़ी को। बाकी जो भी हमारे दूसरे क्षेत्र में जो बहन भाई जो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, हमारा हरियाणा आज से 5 साल पहले तक अगर आप देखोगे तो पंजाब ज़्यादा विदेशों में जाता था, हरियाणा नहीं था बिल्कुल भी। आज हमारे आधी आबादी जो हमारे नौजवान भाई बहन हैं वो विदेश में जा रहे हैं और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैं खुद गई हूँ विदेश में, बहुत सारे भाई सामने आके रोने लग रहे हैं कि हम नहीं चाहते जाना, अपना घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। कोई तो एक है फैमिली में मेंबर। तो ये मजबूरियां जो हैं इसको हम चाहते हैं कि इसका हम निवारण करें, जो भी दुख तकलीफ में है उसको हम ठीक करें। आपकी बात सुनकर लग रहा है कि धीरे धीरे आप नेता बन रही है, आप मुद्दे उठा रही है। क्योंकि कई लोग आपके जो पुराने साथी भी हैं, कोचेस हैं, कहते हैं विनेश ने एक बार और ट्राई करना चाहिए था, 2028 में गोल्ड मेडल मिलना, फिर आप जो करना। एक गोल्ड मेडल की जरूरत है भारत को, आप में वो क्षमता है, ताकत है। आप अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाती तो शायद आपको 2028 में भी मेडल मिल सकता। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आपने बोल दिया मैंने कर लिया। मेरे दिल तक आवाज़ आनी चाहिए, मेरी बॉडी को साथ देना चाहिए। कोई खिलाड़ी 3 ओलंपिक से जब ऐसे आ जाता है, आप शायद कोई खिलाड़ी के अलावा ये भावना समझ नहीं सकता है। जिस सिचुएशन से मैं निकल के आई हूँ, मेरे को पता है इमोशनली उस चीज़ से कोप अप करना बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे डिफ़िकल्ट है। रही बात ज़िंदगी में परमात्मा ने, मैं बहुत डेस्टिनी वाली लड़की हूँ, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा। परमात्मा ने जो कहीं पे लिख रखा होगा कुछ भी, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे रेसलिंग में है, चाहे और क्षेत्र में है, मैं वहाँ पे जाऊँगी। मेरे लिए जो रास्ता होगा परमात्मा ने बनाया। यानी आप रूल आउट नहीं कर रही कि 2028 में आप वापस आ सकती हैं, कुश्ती कर सकती हैं? कहीं पे भी वापस नहीं, रिटायर्ड, फुल रिटायरमेंट। परमात्मा मेरे को कहीं, अगर परमात्मा कहे कि विनेश जी आप लॉस एंजलिस चले जाइए, कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाके, फाइनल्स में जाके ऐसे आ सकता है, तो मैं मानती हूँ ये मेरी डेस्टिनी है। नहीं होता है ऐसे, ये उस परमात्मा ने लिख रखा है, मैं उसकी बंदी हूँ। वो जो रास्ता दिखाएंगे, मुझे नहीं पता, रात रात में चीज़ें चेंज होती हैं। मैं नहीं करूँगी रेसलिंग, ये मैं श्योर हूँ। अगर मेरे को रेसलिंग करनी होती तो फिर मैं इस क्षेत्र में काम नहीं कर पाती। 24 आवर्स ये जॉब है, खिलाड़ी को रेस्ट भी चाहिए होता है, खाना पीना टाइमिंग का होता है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद रेस्ट होता है। आप लोगों को नहीं उतनी भावनाएं दे सकते हो। जब मेरे को ये लगेगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ लोगों के लिए जो 24 आवर्स जो मेरे से चाहते हैं, मैं इस रास्ते से पिछड़ जाऊँ। तो साक्षी जी को क्या कहेंगी जो इस आपके रास्ते में, साक्षी और बाकी आपके साथियों को क्या ये लड़ाई जारी रहेगी उनकी? आप उनको पूरा सपोर्ट देंगे? लड़ाई उनकी नहीं है, हम तीनों सबकी है। ये सबकी, हर बहन की लड़ाई है। जो 3 लोग जो फ्रंट पे थे आज भी फ्रंट पे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। लड़ाई एंड तक जाएगी, देश के सामने सच्चाई लाएगी। जब तक विनेश जिंदा है तब तक इस लड़ाई को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। विनेश, साक्षी, बजरंग, 3 लड़ाई के मुख्य चेहरे लगा लो आप। चाहे हमने जो आगे ले रखा था वो आखिर तक रहेंगे, जब तक हम ये ब्रजभूषण का जो चैप्टर है ये पूरे देश के सामने नहीं लेके आते हैं, नहीं खत्म। मेरा आखिरी सवाल,
हम लोग आपके एकेडमी गए थे, वहाँ एक बड़ी अच्छी एक यंग रेसलर मिली, नेहा सांगवान था उनका। जी, हमारे और कई कह रहे हैं वो अगली विनेश फोगाट बन सकते हैं, तो आप बड़े इंस्पिरेशन बन गए हैं एक कंप्लीट जनरेशन के लिए। क्या कहेंगी कैमरा को देखकर, जो नई पीढ़ी आ रही है जो ओलंपिक्स करना चाहती है, क्या कहेंगी महिलाओं को? देखिए, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कोई ये ना सोचे ओलंपिक्स में पहुंच गया तो उसके लिए सब आसान हो जाता है। हर जगह पे लड़ाई, हर मोड़ पे लड़ाई है। आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपने सपनों पे विश्वास रखना पड़ेगा। बाहर की नॉइज़ को कैंसिल करके अपने अंदर की आत्मा से पूछो कि आप क्या कर सकते हो, और दिन रात मेहनत करके जब शाम को आपको सो तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मैं जो बनना चाहती हूँ उसके लिए मैंने आज मेहनत की है पूरी। और परमात्मा पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए बस। मैं जानता हूं कि बाहर नॉइज बहुत हो रहा है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आपने उनको बहुत वो आपको बहुत चाहते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट विनेश फोगाट, ये बड़ा फाइट है आपका, और मैं आपको और आपके इस पूरे कैंपेन को हम बड़े बारीकी से देखते रहेंगे, एंड जो होगा वो परमात्मा डिसाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच विनेश फोगाट, the Olympic wrestler turned politician.